गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू दी गेट सेट बायो। आज हम लोग हमारा नया वीडियो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा रीट के सिलेबस से रिलेटेड, वो भी जीव विज्ञान, जिसके अंदर सूक्ष्मजीव जो है एक मेजर टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सूक्ष्मजीव होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर आप लोगों को परिभाषा समझ में आ जाएगी तो आप लोग सूक्ष्मजीव को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, सूक्ष्मजीव जो होती है वो क्या होते हैं। देखो, वे जीव जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के देख पाना असंभव होता है, मतलब हम लोग उसको आसानी से नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से। ठीक है, और इनका व्यास जो होता है वो मिलीमीटर से लेकर म्यूमीटर तक होता है, मतलब 10⁻³ मीटर से लेकर कितना हो सकता है, 10⁻6 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर तक का इनका व्यास हो सकता है। अच्छा, मुख्य रूप से क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को पाँच भागों के अंदर बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है भाई? इनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, इनके आकृति के आधार पर इनको बांटा जा सकता है, इनके खान पान के आधार पर, मतलब पोषण के आधार पर बांटा जा सकता है, या कोशिका की संरचना के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम जीवाणु की। देखो, सबसे पहला भाग जो आता है वो जीवाणु का आता है। अब जीवाणु का यहाँ मेंशन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जीवाणु जो होता है उसको सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी जो थी ना जीवाणु की, वो किसने करी थी? वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ल्यूवेनहॉक जो थे, देखो एंटन वॉन जो ल्यूवेनहॉक थे, उन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था, इसकी सबसे पहली स्टडी करी थी। ठीक है, एंटन वॉन ए या A.ल्यूवेनहॉक भी इनको कहते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर सबसे पहले क्या करा था, एक जीवाणु की खोज करी थी। मतलब सबसे पहले एक जीवित कोशिका के खोजकर्ता भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ही थे, और एक जीवित कोशिका के खोजकर्ता के साथ साथ एक जीवाणु के खोजकर्ता के नाम से भी ये प्रसिद्धि प्राप्त करी है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जनरली आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे कि कोशिकाएं जो होती है, मतलब सेल जो होती है, वो जनरली कितने प्रकार की रहती है? 2 प्रकार की रहती है। सेल जो रहती है वो कितने प्रकार की रहती है? 2 प्रकार की रहती है। एक आता है प्रोकैरियोटिक, है ना, एक आता है प्रोकैरियोटिक। आप लोगों को पता होगा प्रोकैरियोटिक क्या होती है। अगर नहीं तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होगा उसमें अंतर अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होती है वो 2 प्रकार की कोशिकाएं रहती है। आप लोगों को यहाँ पे मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है ना। अब मैं अगर आप लोगों से हल्की फुल्की बात करूँ, देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, एक ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती है, मतलब पुराने जीवधारियों के अंदर पाई जाती थी, मतलब जो इनके एंसेस्टर रहे होंगे या कोई पुराने जीवधारी जो रहे होंगे, प्राक जीव जो रहे होंगे, उनमें पाई जाने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक कहलाती है, या प्राक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जो कि एक उच्च स्तरीय जीवधारियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को केवल प्रोकैरियोटिक में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। मतलब इसका कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जो होता है ना वो सेपरेट नहीं होता है, जबकि इसका जो मतलब यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक द्रव मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली से क्या रहता है, सेपरेट रहता है। ये अंतर इसके अंदर मुख्यतः होता है। ठीक है, बाद में इसमें राइबोसोम्स और ये बहुत सारे फीचर्स अलग मिलते हैं, वो सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, देखो एक ये मतलब पूर्व केंद्रकीय होते हैं। ठीक है, पूर्व केंद्रकीय का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये एक कोशी के जीवधारी होते हैं। एक कोशी के जीवधारी होने का मतलब है कि इनके पूरे जीवन चक्र में केवल यह एक कोशिका के अंदर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब एक कोशिका के द्वारा ही ये क्या करते हैं, अपना पोषण, अपना जनन, अपना चलन और ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक कोशिका के थ्रू ही करते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल होता है ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है एस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया कहलाता है। ई फॉर एस्चीरिया और कोलाई बैक्टीरिया है। और साल्मोनेला जो होता है वो बैक्टीरिया का बैक्टीरिया है। अब साल्मोनेला, जैसे साल्मोनेला टाइफयूरियम आप लोगों को पता होगा कि इससे टाइफाइड जो होगा वो बीमारी कॉज करता है। तो जिस तरह से ई कोलाई और साल्मोनेला जो है वो क्या चीज़ है, एक जीवाणु है। आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कवक की, फंगस की। फंगस मतलब फफूंद भी कहलाती है। अच्छा, ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जीवाणु जो होते हैं वो सदैव एक कोशिकीय रहते हैं और मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सारे होते हैं ये मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। देखो क्या करा गया है ना, अगर बहुत सारे जीवधारियों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होता है, दिक्कत आती है। तो इनको क्या करा, हमारी सुविधा के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक अलग अलग सेक्शन बनाकर, वर्ग बना
एक मतलब पीढ़ी बनाकर उनको क्या करा है, बांट दिया है। तो सारे के सारे जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करा है, मोनेरा जगत दिया गया है कि मोनेरा जगत के अंदर सारे जीवाणुओं को डिस्क्राइब और डिफाइन किया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो फंजाई को एक अलग सदस्य बना दिया गया है, क्योंकि इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है या इसकी आकार आकृति जो होती है वो जीवाणु से बहुत ही अलग होती है। साथ ही ये मृत प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं जो पोषण के आधार पर मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है, देखो मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, जो मृत चीज़ें खाते हों। ठीक है, जो मृत चीज़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हों या उसी पर ही आधारित रहते हों। ठीक है, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर आधारित होते हैं, मतलब जैसे तुम्हारे बालों में लगी जूं जो हो सकती है, एक परजीवी का एग्जाम्पल हो सकती है। ये भी, इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बात करते हैं। एक होती है बाह्य परजीवी, एक होता है आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी जो होती है वो हमारे शरीर में पाई जाती है, और उसी तरह बात करते हैं बाह्य परजीवी जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर पाई जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए होता है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का एक अच्छा मेंबर है। यीस्ट एक कवक है, आप लोग इसको भोजन पदार्थ के रूप में भी ग्रहण करते हैं। और एस्परजिलस भी जो है वो एक जैसे एस्परजिलस नाइगर हो गया, तो एस्परजिलस भी जो एक फफूंद का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं शैवाल की। शैवाल जो होता है वो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात होगी कि ये एक ऐसा प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो किसी भी प्रकार का परजीवी हो सकता है, लेकिन जैसे रस्ट हो गया, कोई बहुत सारे जैसे ऑक्सीनियास, और इसके अंदर हम लोग देखते होंगे तो वो फफूंद के एग्जाम्पल्स निकलते हैं, लेकिन उनको जनरली शैवाल से कंपेयर करा गया था शुरुआती दिनों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक प्रकार का एक अलग मतलब एक अलग मेंबर बन चुका है। शैवाल जो होता है वो एक फाइटो का मेंबर बन चुका है, या फाइटोन्स कहलाते हैं, मतलब एक पादप का सदस्य है। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक होता है। अच्छा, ये स्वपोषी जीवधारी होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्वपोषी जीवधारी क्यों होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश संश्लेषण करने के कारण ये क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। उदाहरण आ जाता है क्लोरेला। देखो क्लोरेला को आप लोग यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको डिटेल में भी बताता जाऊँगा कि क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी भी कहते हैं। स्पेस एल्गी कहने का कारण क्या होता है, देखो स्पेस एल्गी कहने का कारण इसका केवल एक ही है कि स्पेस, इसको क्या करते हैं ना, जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो कहाँ पर ले जाते हैं, स्पेस में रह जाते हैं। और क्यों ले जाते हैं, कारण यह है कि इसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रूलाइना भी एक तरह की एल्गी होती है जिसकी बात हम आगे करेंगे। क्लोरेला जो होती है स्पेस एल्गी इसलिए कहला जाती है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इन्हें क्या करते हैं, स्पेस में ले जाते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है, और साथ में ये क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड को भी पूरा कर देता है स्पेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्पायरुलाइना भी आप लोगों को बता दिया था कि इसमें भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और ये लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो स्पेस एल्गी कहलाने वाला जो बना है वो क्लोरेला को ही हम लोग केवल जानते हैं। आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ। कभी आप लोगों ने क्या मलेरिया बीमारी के नाम सुना होगा। मलेरिया जो होती है वो हमारे अंदर एक वाहक के द्वारा जाती है। देखिए मच्छर के द्वारा नहीं होती है मलेरिया, मच्छर के द्वारा कभी नहीं फैलता है। मच्छर की लार के अंदर एक प्रोटोजोआ पाया जा सकता है, और प्रोटोजोआ भी क्या होता है, स्पोरोजोइट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पोरोजोइट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पोरोजोइट कहलाता है। इस स्पोरोजोइट के कारण क्या हो सकता है, एक प्रकार का, अच्छा ये स्पोरोजोइट जो है वो एक तरह का क्या हो सकता है, प्लाज्मोडियम होता है। और वो प्लाज्मोडियम ही क्या करता है, ये इसकी जनन प्रावस्थाएं होती है, ध्यान रखना स्पोरोजोइट। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो क्या करता है, मच्छर की लार में मौजूद होता है, और मच्छर के काटने के द्वारा हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और हमें मलेरिया कॉज करवाता है। ठीक है, यह एक कोशिकीय से लेकर विषम पोषी या परजीवी हो सकता है। विषम पोषी का मतलब अब ध्यान देना, एक कोशिका का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक कोशिका का बना होता है। विषम पोषी का मतलब होता है कि भाई किसी अन्य पर निर्भर करना। अन्य पर निर्भर करने का मतलब होता है ये किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर करता है, मतलब इसका जो पूरा सिस्टम रहेगा वो किसी अन्य जीवधारी के सिस्टम से क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और जैसा उसकी बॉडी के अंदर एक्लेमेटाइज कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है। तो विषम पोषी का मतलब होता है किसी दूसरे पोषण पर डिपेंड करना। जैसे परजीवी भी हो सकता है, ये परजीवी भी कहला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विषाणु की। विषाणु जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं जो होस्ट की कोशिका में ही
जीवित रह पाते हैं। ध्यान रखना कभी भी, देखो विषाणु के बारे में बता दूं तो विषाणु को ना तो कोशिका मानते हैं और ना ही ये कोशिका कभी बन सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि विषाणु क्या होते हैं, तो विषाणु जो होते हैं कुछ एक ऐसे कण होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल में रहते हैं तो स्वतंत्र रहते हैं। वायुमंडल में रहेंगे तो ऐसा लगेगा कोई मिट्टी का कण है, लेकिन जैसे ही ये मान लो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी जीवधारी की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो एंटर करने के बाद में क्या करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारा की सारी जो उपापचय क्रियाएं होती है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, जीवित हो जाते हैं। मतलब विषाणु जो होता है अगर हमारे शरीर के बाहर है तो वो एक मृत कण है, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो एक जीवित कण में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर के जो उपापचय क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण करना स्टार्ट कर देता है और उनके द्वारा इसका जीवन चक्र जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखो उदाहरण के लिए राइनो, जैसे आप लोगों को पता होगा जुखाम जो होता है वो एक राइनो वायरस के द्वारा होता है। उसी तरह से एक खतरनाक वायरस जिसका नाम होता है HIV। HIV जो होता है वो एड्स कोज करने वाला वायरस है। देखो आपको HIV के बारे में बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन में अगर HIV मौजूद है तो वो उसको एड्स होगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्राणी भी हो सकते हैं जिसमें जो HIV पॉजिटिव हो भी सकते हैं लेकिन उनको एड्स कभी हो ही ना, तो वो कभी इस मतलब वो वाहक का काम भी कर सकते हैं। तो ये एड्स के लक्षण देने के लिए निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना, कोई अगर एड्स पॉजिटिव मतलब HIV पॉजिटिव आ रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि एड्स होगा। ठीक है, बात करते हैं सूक्ष्म जीवों मानव के लिए अनेक लाभदायक व उपयोग। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों मानव के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है और हानिकारक कैसे हो सकता है या दुष्प्रभावी कैसे बन सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि अगर मैं बात करिए कि भाई सूक्ष्मजीव लाभदायक कैसे हो सकते हैं। देखो सूक्ष्मजीव के लाभदायक होने की कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं सूक्ष्मजीव लाभदायक हमारे लिए कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि में, है ना। कृषि के अंदर देखो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो कृषि में हमारी सहायता कैसे दे सकते हैं। देखो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जैसे आपने चने की या कभी इनकी जड़ों को देखा होगा, तो जैसे मान लो कि मैंने देखा कि ये चने की जड़ों के अंदर क्या करते हैं, यहाँ से ये कोने के ऊपर क्या करते हैं, गुलाबी गुलाबी रंग की हमें दिखाई देती होगी। देखो ये गुलाबी गुलाबी रंग के दिखाई देने का कारण क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इसके साथ सहजीवी संबंध बना लेता है। क्या कर लेता है, एक सहजीवी संबंध बना लेता है। देखो ये क्या करता है, चने की जड़ों के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, देखो बैक्टीरिया का काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। जैसे वायुमंडल, जैसे मान लो ये ज़मीन का स्तर हो गया, ये वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद है। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन गैस जो मौजूद होती है वो क्या करता है, बिजली के तड़कने से या इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको चाहिए होती है जिसके द्वारा ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर। जैसे ये बिजली के कड़कने के द्वारा क्या होता है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये टूट जाती है और वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से NO2 गैस बना लेती है। NO2 गैस अगेन किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है और मतलब बारिश के पानी के साथ क्रिया करने से क्या हो जाता है, HNO2 और HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये HNO2 और HNO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट कंडीशन के अंदर ये कहाँ पहुँचती है, ज़मीन के भीतर पहुँचती है। ठीक है, यहाँ अगर ज़मीन के भीतर जैसे ही पहुँचती है तो ज़मीन के भीतर जैसे ही पहुंचती है, मतलब मैंने बोला कि अगर HNO2 कंडीशन के अंदर जा रही है या फिर HNO3 कंडीशन के अंदर जा रही है तो ये नाइट्रोजन मतलब यहाँ पर मौजूद जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इन नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, स्वांगीकरण कर देते हैं और ये पौधों तक पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब क्या करेंगे, एक तरह से तो माध्यम बन सकता है कि नाइट्रोजन जो होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं। ये काम किसने करा था, वायुमंडल ने। लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसको नाइट्रेट में सीधे बदल देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल से लिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया और सीधे क्या करते हैं, पौधे को दे देते हैं। पौधे को तो क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, मतलब उनको नाइट्रोजन का एक लेवल मिल जाता है और उसके चक्कर के अंदर ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको तो क्या हुआ, नाइट्रोजन मिल गई और पौधा इसको क्या कर देता है, रहने के लिए जगह और खाना प्रोवाइड कर देता है। इस तरह दोनों आपस में क्या करते हैं, सहजीवी जीवन यापन करते हैं। जैसे मैंने बात करी कि एक जड़ हो गई, ठीक है, इसमें छोटे छोटे राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पौधे का स्तर हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ पर जो है वायुमंडल है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, मतलब ज़मीन के स्तर से ऊपर मौजूद नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करना स्टार्ट करता है, उसको HNO3 और HNO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, HNO3 और
NO2- के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसको ये क्या कर देता है, पौधे को दे देता है। पौधे को तो नाइट्रेट मिल जाती है, नाइट्राइट मिल जाता है पौधा, क्योंकि नाइट्रेट और नाइट्राइट रूप में ही क्या कर सकता है, केवल नाइट्रोजन गैस को ले सकता है, अदरवाइज़ ये NO2 कंडीशन में कभी भी ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, पौधा क्या करेगा, अब पौधा क्या करेगा, इसको अपना रहने के लिए जगह और खाना पानी प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है, इसका जीवन चलता रहता है। तो इस तरह दोनों की आपस में क्या हो जाती है, एक सहजीवी संबंध हो जाता है, मतलब दोनों को ना तो लाभ होता है ना ही हानि हो पाएगी। दोनों का आपस में क्या होगा, एक पॉजिटिव क्रिएशन बैठ जाएगा, मतलब दोनों को केवल लाभ ही होगा, कोई तरह की हानि नहीं हो पा रही है। तो ये क्या हो जाता है, एक सहजीवी संबंध बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। उसी तरह आप लोगों को लाइकेन और कवक मूल के बारे में भी पता है। कवक मूल क्या होती है, बहुत सारी कवक जो हो जाती है वो पौधे की जड़ें से चिपक जाती है। कवक क्या करती है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण या दूसरा मतलब पानी का सीक्रेशंस हो गया या पानी प्रोवाइड करने का काम कर देती है पौधों को, और पौधे रहने के लिए एक जगह खाना पानी प्रोवाइड कर देते हैं। लाइकेन भी सेम यही संबंध पाया जाता है। तो सहजीवी संबंध भी कृषि और पर्यावरण हेतु लाभप्रद होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सहजीवी संबंध में भी कृषि और पर्यावरण में लाभदायक होता है। उसी तरह आनुवंशिक जीन अभियांत्रिकी, आपने देखा होगा कि कभी भी बहुत सारी जो आप लोगों को कभी बीमार हो जाते होगे, कभी बीमारी के कारण आप लोगों को कोई इन्फेक्शन बताया जाता है, तो उस चक्कर के अंदर अगर मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वायरल इन्फेक्शन में तो जनरली नहीं, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन में डॉक्टर आप लोगों को एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है। देखो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे होने का कारण क्या हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो जैसे ई. बैक्टीरिया जो हो जाता है वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसको अब हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, इन कोशिकाओं को, ई. की कोशिकाओं को आनुवांशिकीय रूपांतरण करके, मतलब इनमें भी क्या होता है, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग यूज़ करी जाती है और इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो ये एंटीबायोटिक जो होती है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे रही है ना। जैसे ई. तथा यीस्ट से इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। इंटरफेरॉन का उत्पादन जो किया गया है वो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमने बात करी कि अब शराब बनाने में कैसे उपयोग होता है, मतलब उद्योगों में इसका, इंडस्ट्रियों में इसका उपयोग होने लग गया है। देखो यीस्ट का उपयोग किण्वन द्वारा है ना प्राय सभी प्रकार की शराब बनाने में हो सकता है, जैसे बियर हो गई, वाइन हो गई। तो इनको क्या करते हैं, सड़ाते हैं। सड़ाने का मतलब फर्मेंटेशन करा जाता है वो शराब या अल्कोहल के उत्पादन में। अच्छा, जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन जो अगर किसी अल्कोहल या किसी वाइन को करा जाता है तो वो उतनी ही ज़्यादा जो होती है वो पेय के मतलब टेस्टेबल रहती है और उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करा जाता है उसका। ठीक है, देखो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले ही बात कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, उनमें हार्मोन होते हैं, इंटरफेरॉन होते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होती है, आदि का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग इनके द्वारा होने वाले रोगों पर प्रति टीका बनाने में भी किया जा सकता है, जैसे डीपीटी का टीका, पीसीजी का टीका, पोलियो का टीका आदि बनाने में इसका किया जाता है। आप लोगों को बता दूं, वैक्सीनेशन जो होती है, वैक्सीनेशन के अंदर जो होते हैं ये मृत जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मृत जीवाणु। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मृत जीवाणु पाए जाते हैं। और मृत जीवाणु जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी जो हो जाती है उस इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं और इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला टीका कौन ने बनाया था। एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था 1798 के अंदर बनाया था, सॉरी। और चेचक के विरुद्ध, मतलब स्मॉल पॉक्स भी इसको चेचक को कहते हैं, तो स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध जो था इसने टीका बनाया था। आज हम लोग जिनको वैक्सीनेशन का फादर के नाम से भी जानते हैं, एडवर्ड जेनर, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो सूक्ष्मजीवों के आपसे नाम पूछ सकता है। अगर हम लोग बात करें कि भाई सूक्ष्मजीव कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले पेनिसिलिन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे रीट जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई पेनिसिलिन की खोज जो थी वो किसने करी थी। रीट में हालांकि ये पूछा भी गया है 2018 वाले पेपर के अंदर, है ना। 2018 में पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट जो था उसने क्या करी थी, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, इसकी खोज करी थी। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पेनिसिलिन जो होती है वो कहाँ से मिलती है, कवक से मिलता है। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कवक से मिलता है। कहाँ से मिलेगा, कवक से मिलेगा। और कवक का नाम क्या होता है, पेनिसिलिन नोटेटम। क्या होता है, पेनिसिलिन नोटेटम।
ठीक है। अब पेनिसिलिन जो होती है वो कहाँ से मिलती है, पेनिसिलिन नोटेटम कवक से मिलती है, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे बात करता हूँ, देखो इसके प्रभाव क्या होते हैं। देखो प्रभाव में क्या हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो, देखो इस यहाँ पे दे रखा है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1920 के अंदर खोज करी थी। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। देखो कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई जो होता है, देखो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दंडाकार, एक होता है मतलब कोमा आकार का, और एक होता है स्पाइरल आकार का, और एक होता है बिल्कुल खड़ा मतलब छड़ाकार। तो इसमें से ये जो कोमा आकार जो होता है, जैसे कोकाई बैक्टीरिया जिसको कोकस हमने जानते हैं, विब्रियो कॉलेरी हो गया, कोमा आकार का हो जाता है, वो इस तरह का दिखता है। उसी तरह कोकस जो होता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दाने समान होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस आपने दान से नाम सुना होगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस विषाणु मतलब जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो ये एक प्रकार की कोई ऐसी दवा होती है जिसके द्वारा हम लोग है ना, मतलब ये कवक के द्वारा तैयार करी जाती है और ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। तो कवक एक जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा है, ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में सुनते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, जो अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस क्या होता है, ये एसिड फास्ट या ग्राम नेगेटिव जो मतलब बैसिलाई, जो बैसिलाई का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वैसे छड़ाकार दंडाकार होते हैं ना, तो वो इस आकार के बैक्टीरिया रहते हैं। इस आकार के बैक्टीरिया जनरली रहते हैं, जो आपको छड़ाकार और ऐसे दंडाकार आप लोगों को दिखेंगे, ये बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं। इन बैसिलाई बैक्टीरिया के विरुद्ध क्या कर देता है, ये उनको ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, वॉक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने 1943 के अंदर इसको तैयार करा गया था। ठीक है, अब क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं। क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन जो थी वो वेनिजुलीज नाम की जो कवक होती है उससे प्राप्त करी जाती है। अच्छा, ये जीवाणु के संक्रमण को रोकती है, आप लोगों को केवल यही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और हर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने 1947 में खोज करी थी। किसने करी थी, हर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी थी। किसने करी थी, हर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी थी, 1947 में खोज करी थी इसकी। ठीक है, हर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने 1947 में खोज करी थी। वॉक्समैन जो होता है उस कवक से प्राप्त करी जाती है क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। अब बात करते हैं क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है, जिसको ओरामाइसिन भी कहते हैं। ये दवाओं के नाम आपने सुने होंगे अपने आसपास, जनरली किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ओरियोफेसिलियंस के द्वारा जो होता है वो प्राप्त होता है हमें। ये सूक्ष्म जीवों के प्रति अधिक प्रभावी होता है, मतलब कोई जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, उसके प्रति जो होता है ये अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सोटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सोटेट्रासाइक्लिन को हम टेरामाइसिन भी कहते हैं, ये भी आपने जनरली सुना होगा। ये एस रेमोसस के द्वारा प्राप्त होती है। एस रेमोसस का मतलब होता है स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस। ठीक है, ये मुख्य जीवाणु हो गया, मतलब कोई है ना जीवाणु के द्वारा हो गया। रिकेट्स जो होता है वो बीमारी कॉज करने वाला कोई विषाणु हो गया, तो उनके प्रति जो होती है प्रभावी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन, जिसको हम ओमाइसिन के नाम से जानते हैं। ये टेक्सस स्ट्रेप्टोकोकस टेक्सस या भूमि के अंदर जो होता है वो रहने वाले कवक से मिलता है। इसके द्वारा हम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन के समान जो होता है वो प्रभावी एक दवा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जनरली मैं बात करता हूँ, हमने ये तो देख लिया कि भाई ये लाभदायक कैसा होता है। अब बात करेंगे, बहुत सारे रोगों को जन्म देने का काम भी क्या कर देते हैं, ये सूक्ष्मजीव कर देते हैं। ठीक है, जिसकी बात जो थी मैं आगे वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर करूँगा। वंस अगेन वेलकम टू द गेट सेट बायो। आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा। मैं रीट से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो, सूक्ष्मजीव, जीवाणु और इनके बारे में वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह हमारा साथ बनाए रखिएगा। और मैं आपके लिए और सूक्ष्म